दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी आपके बच्चे बड़े हो गए तो आप बड़ा रौब दिखाते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सोनिया जी, ये अपना बबलू ही है ना? संध्या ने मंदिर की चौखट से बाहर जाते हुए एक लड़के की तरफ देखकर कहा। हाँ, ये तो अपना बबलू ही है। माधव आश्चर्य से बोले। मैं समझी कि मैं चश्मा नहीं लगाई हूँ तभी नहीं पहचान पा रही, लेकिन ताजुब ना बबलू ने हम लोगों की तरफ देखा और नहीं पास आकर पैर से। ये तो आज पहली बार हुआ, वरना तो देखते ही लपक कर पास आकर नमस्ते करके पैर छू लेता था। संध्या सचमुच लाजुब कर रही थी। वहीं तो मुझको भी आश्चर्य हुआ, वरना आज के पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। माधव खुद आश्चर्य संकित है क्योंकि बबलू उनके छोटे भाई राघव का बेटा था और आज तक कभी भी ऐसा हुआ नहीं था कि बबलू ताऊ जी को देखे और आंख सुरा कर निकल जाए। कहीं भी किसी भी जगह बबलू को ताऊ जी दिख जाए तो दौड़कर आकर पैर छूता और उन दोनों से उनकी कुशल क्षेम पूछता। लेकिन आज तो सचमुच करिश्मा हुआ था। लेकिन जब तक वह दोनों पलटकर मंदिर के बाहर जाते तब तक बबलू आंखों से ओझल हो चुका था। सोनिया जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कल आपके और राघव भैया के बीच में दुकान से सामान को लेकर तनातनी हुई थी, इसी वजह से बबलू ने ऐसा व्यवहार किया हो? संध्या को सोच कर बोली। अरे संध्या, कैसी बातें करती हो भला? हमारी और राघव की बातों का बच्चों से क्या लेना देना? जरूर कोई और कारण रहा होगा। हो सकता है कि उसने हम लोगों को देखा ही ना हो। माधव संध्या को समझाकर बोले। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, उसने हमारी तरफ देखा तभी तो मुझको शक हुआ कि बबलू ही था। बस चश्मे की वजह से तुरंत पहचान नहीं पाई। संध्या अपनी बात को पुख्ता करते हुए बोली। चलो, उसमें क्या है, अभी राघव के घर चलते और तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। माधव ने अपना विचार रखा क्योंकि उन दोनों से ही बबलू की बेरुखी सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि वह दोनों ही बबलू को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते थे। उनके बच्चे बड़े हो चुके थे और बबलू अभी बहुत छोटा था। पहले तो दोनों परिवार एक साथ रहते थे, लेकिन घर छोटा होने की वजह से माधव ने अपने घर अपनी दुकान के ऊपर ही बनवा लिया था और अभी राघव पुराने घर में ही रह रहा था, लेकिन घर उसका भी बन रहा था। दोनों भाइयों की एक ही सामान का व्यवहार था और एक ही ट्रक से दोनों का सामान आता भी था। माधव का बड़ा बेटा भी दुकान में साथी में बैठता था और छोटा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। राघव का बेटा अभी छठी कक्षा में ही था। अभी कल शाम की बात है कि ट्रक में आए माल को लेकर दोनों भाइयों में कुछ तनातनी हो गई और माधव ने तो बात संध्या को भी बाकर बताई थी। और जाहिर सी बात है कि राघव ने अपनी पत्नी महिमा को भी जरूर बताई होगी। जब माधव और संध्या राघव के घर पहुंचे और दरवाजा महिमा ने खोला तो उसने भी हमेशा की तरह कोई अभिवादन उन दोनों का नहीं किया। अब तो संध्या का मानना ठनका होना हो, ये सब व्यवहार कल की बातों का ही परिणाम है। आप लोग बैठिए, अभी राघव नारे महिमा बेरुखी से बोली और रसोई में चली गई। महिमा, ये कैसा व्यवहार कर रही हो तुम? लाओ, अभी मंदिर में बबलू मिला तो उसने भी हम लोगों को अनदेखा किया और तुम भी ऐसा व्यवहार कर रही हो। संध्या से रहा नहीं गया। ये तो आप जेठ जी से पूछिए कि कल कैसे हुआ ने इनको दुकान पर अनाप शनाप सुनाया था। महिमा उलाना देते हुए बोली। महिमा, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम भैया भाभी से? तब तक राघव बाथरूम से निकलकर बाहर आ चुका था। तो क्या जेठ जी कुछ भी कहे और हम लोग कुछ ना बोले? महिमा,
तमक कर बोली, तुमको उन बातों से कुछ भी नहीं लेना देना, ये हमारे और भैया के बीच की बात है। राघव महिमा को डपटते हुए बोला, और बताइए भैया और भाभी, आप लोगों का सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कुछ काम था तो मुझको बुला लेते। राघव वैसे तो अपने भाई भाभी का बहुत सम्मान करता था, लेकिन व्यापार में थोड़ा बहुत गहमा गहमी हो ही जाती है। बस राघव, आज बबलू का व्यवहार कुछ बहुत अजीब सा लगा। मंदिर में उसने हम लोगों को देखकर भी अनदेखा किया और फटाफट भाग निकला, जबकि ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। क्या तुमने उससे हम लोगों से बोलने के लिए मना किया? माधव थोड़ा हाथ होकर बोले और मंदिर की सारी घटना राघव को हूबहू बता दी। कैसी बातें कर रहे आप भैया? भला हम लोगों की बातों से बच्चों को क्या लेना देना? जब हम लोगों की बात चल रही थी तो दीपू भी तो वही था, लेकिन उसने तो एक भी शब्द मुझसे नहीं कहा। तो बबलू से क्या मतलब? राघव खुद आश्चर्यचकित होकर बोला, मैं अभी बबलू को बुलाकर पूछता हूँ। बबलू कहाँ हो बेटा? देखो ताऊ जी और ताई जी आए हैं। राघव ने बबलू को आवाज लगाते हुए कहा, अरे वह अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा होगा, उसको बेकार में बुला रहे। महिमा राघव की बात में हस्ताक्षर करते हुए बोली, तुम चुप रहो। बबलू कहाँ हो बेटा? मैंने कहा देखो तुम्हारी ताऊ जी और ताई जी आए। बबलू ने अंदर अपने कमरे में माधव और संध्या की आवाज सुन ली थी, लेकिन बाहर निकलने में हिचकिचाहट हो रही थी। जी पापा। बबलू आंखें नीचे किए हुए बाहर निकला और इस बार भी उसने माधव और संध्या के ना ही प्यार से और ना ही नमस्ते की। ये क्या बबलू? इसका मतलब ताऊ जी और ताई जी बिल्कुल सही करे, क्योंकि इस समय भी तुमने ना उन दोनों से नमस्ते की और ना ही पैर से। आखिर किसने मना किया तुमने ताऊ जी और ताई जी से बोलने के लिए? राघव गुस्सा कर बोला, लेकिन बबलू अपनी मम्मी यानी कि महिमा की ओर देखने लगा। बबलू क्या बात है? क्या तुमको मम्मी ने मना किया? मैं क्यों मना करने लगी? महिमा थोड़ा घबरा कर बोली, क्योंकि वह जानती थी कि राघव को गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। तो फिर बबलू साफ साफ बताओ कि क्या बात है? हम तुमको बिल्कुल भी नहीं डांटेंगे, राघव ने पुचकारते हुए कहा। और आप भी उसके पीछे ही पड़ गए। हो गई कोई भूल, लेकिन अब नहीं होगी। जाओ बबलू, ताऊ जी और ताई जी के पैर छू लो। महिमा तपाक से बोली, नहीं बबलू, साफ साफ बताओ वरना मैं तुमको माफ नहीं करूँगा। पापा, मुझको कल रात को मम्मी ने मना किया था। ये क्या कर रहे तो मैं क्यों कुछ कहूँगी? महिमा हकला कर बोली। महिमा तुम बिल्कुल बीच में मत बोलो। राघव एकदम से गुस्सा आ गया। हाँ बताओ बबलू बेटा की क्या बात है? कोई तुमसे कुछ ही नहीं कहेगा। पापा, मम्मी ने कहा था कि ताऊ जी और ताई जी कहीं भी दिख जाए उनके ना तो प्यार सोएगी और ना ही बात करोगी। उन दोनों को उनकी औकात दिखानी है। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो वह तुम्हारे पापा के ऊपर रौब दिखाते हैं। जब तक उनके बच्चे छोटे थे तो पापा की जी हुंजरी करते थे। मैं इस अपमान का बदला तो लेकर ही रहूंगी। और हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुमको लाइट बंद करके कमरे में बंद कर दूंगी और खाना भी नहीं दूंगी। पापा, मुझको अंधेरे कमरे में बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने मम्मी की बात मान ली। और जैसे ही मंदिर में मुझको ताई जी और ताऊ जी दिखाई दिए, मैं जल्दी से घर वापस चला आया। बबलू ये बात कहते कहते सुबकने लगा। माधव और संध्या तो बबलू की बात सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। ये क्या कर रही महिमा? हे भगवान, तुम बच्चे के मन में ये जहर घोल रही थी। तुमने ये सोचने की हिम्मत कैसे की? तुमको जरा भी लाज नहीं आई? बबलू को भैया भाभी की बेइज्जती करने के लिए कहते हुए बच्चों को भला बुरा अच्छा खराब हम ही सिखाते हैं, फिर जब वो हमारे सामने आता है तो हम रोते हैं कि हमने तो ऐसे संस्कार कभी दिए ही नहीं। महिमा, बच्चे गिल्ली मिट्टी होते, जैसा डालोगे वैसे ही ढल जाएंगे। कुछ सोचो जरा कि बच्चों को सही गलत सिखाना हमारा काम है और तुम
अभी से उसको गलत काम करना सिखा रही हो। शर्म आ रही मुझको तुम्हारी सोच पर। अच्छा हुआ भैया भाभी सीधे घर आ गए, वरना वो तो मुझको ही इन बातों का जिम्मेदार समझते। राघव को सचमुच महिमा की हरकत के बारे में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। मैं ही नीरा बेवकूफ था जो तुमको सब बातें बता देता था, लेकिन आज से अपने और भैया के बीच की कोई बात तुमको नहीं बताऊंगा। महिमा के पास सिवाय आंखें नीचे करके उसकी बातें सुनने के अलावा कोई सारा ना था, और उसको तो माधव और संध्या के सामने निगाह ऊंची करने में भी शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि संध्या हमेशा महिमा को छोटी बहन सा स्नेह देती थी। लेकिन कहीं ना कहीं महिमा को उन लोगों की प्रशंसा से बहुत चिढ़ होती थी, और शायद कहीं ना कहीं यही नफरत की भावना आज प्रबल हो गई थी। महिमा, मुझको तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आखिर क्या कमी रह गई हमारे प्यार में? मैंने तो हमेशा तुमको छोटी बहन ही समझा। तभी महिमा को संध्या की आवाज सुनाई पड़ी, जीजी मुझको माफ कर दीजिए। पता नहीं किस भावना के वशीभूत होकर मैंने बबलू को उल्टी सीधी पट्टी पटा दी, लेकिन प्लीज जीजी और भैया मुझको माफ कर दीजिए। मैं आज और अभी संकल्प लेती हूँ कि आज के बाद भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं होगा। महिमा तो संध्या के पैर पकड़कर रोने ही लगी। महिमा, तुम्हारी ये गलती माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। किस मुंह से भाभी और भैया से माफी मांग रही हो? राघव अभी भी गुस्से में था। भैया अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दीजिए महिमा को, गलती तो सबसे हो जाती है, लेकिन पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता। संध्या अपना बड़पन दिखाते हुए बोली, देखो महिमा, भाभी का दिल कितना बड़ा है। तुमने उनका दिल दुखाया, लेकिन उन्होंने फिर भी तुमको क्षमा कर दिया। राघव अफसोस भरे शब्दों में बोला, जीजी आप सचमुच महान है। और महिमा संध्या के पैरों में झुक गई। महिमा, बहनों को कभी कभी गले भी मिल लेना चाहिए। संध्या ने महिमा को उठाकर अपने गले लगा दिया, और महिमा संध्या के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। और सब कुछ सही होता देखकर सबने सांस की सांस ली कि एक बार सब बिगड़ते बिगड़ते फिर से संवर गए।